लाइंस के बारे में बता देता, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, क्या होती है, कोइंसिडेंस लाइंस क्या होती है ना। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें आपको पहले से पता है, बहुत सी चीजें आपको लगेगा कि ये सब क्यों लिखवा रहे हैं, अच्छा, लेकिन फिर जो मैं लिखवाऊंगा ताकि जब मैं चैप्टर पर पढ़ाऊँ आपको, तब आप मुझसे ना पूछे कि सर ये क्या है, सर वो क्या है। ठीक है, चलिए दोस्त, अब देखिए थोड़ा थोड़ा अब नाइन और सेवन की चीजें वो मैं आज आपको पढ़ा था। कुछ चीजें जो आपने सेवन डेज में पढ़ी पढ़ रखी, और नाइन्थ में जो है वो चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको धीरे धीरे नाइन्थ तक क्लियर करना। चलिए कुछ देखो, सबसे पहली चीज है एंगल्स एंड प्रॉपर्टी। नाम तो आपने सुना ही होगा ब्रो। यस सर। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी का साइड पे बताएगा। कौन है, अपना नाम चेंज करो भाई ऑनलाइन। Xiaomi Redmi Note 10 Pro Lite क्या है ये, नाम चेंज करो। हाँ बताइए। रितेश, हर्षित, हाँ। बहुत बढ़िया, और कोई कुछ बोलना चाहता है इसके अलावा, एनीबॉडी? सेम बोलना चाह रहे हो? गलत है डेफिनेशन, और कोई कुछ बोलना चाहता है? नोबडी? जब मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लिखा है तो मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल तो लिखा नहीं, जो आप मुझे ट्रायंगल की डेफिनेशन बता रहे हो। बोलो। गलत जवाब। और कोई कुछ बोलना चाहता है, एनीबॉडी? बोलो। हाँ, एंगल प्लस करते हैं। और कोई कुछ? हाँ, तो ये तो ट्रायंगल में ही होता है ना बेटा, ये तो सिर्फ ट्रायंगल में ही होता है ना। जरूरी थोड़ी है कोई से भी तीन एंगल 180 डिग्री बनाएंगे, ये क्या बात हुई? कोई भी तीन एंगल 180 बनाएंगे, इट इज नॉट नेसेसरी। ट्रायंगल के तीन एंगल्स 180 डिग्री बनाते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी, बट नॉट द होल एंगल सम प्रॉपर्टी। व्हाट इज होल एंगल सम प्रॉपर्टी? अफसोस किसी को नहीं पता। चलिए जी, अधूरा नॉलेज नॉलेज ना होने से ज्यादा खतरनाक है ना। तो नॉलेज रखो तो पूरी रखो। एंगल सम प्रॉपर्टी हम किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम निकालने के लिए यूज करते हैं। मैं कह रहा हूं किसी भी पॉलीगन के। पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉलीगन्स, पॉलीगन क्या होता है वासुदेव? अरे बाबू, नाम तुमने ऐसा रखा भगवानों वाला, काम तुम्हारे। हाँ, एनीबॉडी, पॉलीगन क्या होता है? अवध? हाँ, क्या? फिगर होता है, वाह। एनी शेप क्यों, तीन साइड वाला पॉलीगन नहीं हो सकता? हाँ, बहुत बढ़िया। अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ साइड्स को हम पॉलीगन कहते हैं। अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ साइड्स को हम पॉलीगन कहते हैं। और इसकी शुरुआत होती है तीन साइड वाले फिगर से। यानी कि एक ट्रायंगल भी क्या है, चार साइडों के फिगर को क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं? ये है पॉलीगन ही। पॉलीगन में कौन सा वाला पॉलीगन है? क्वाड्रिलेटरल है। ये भी पॉलीगन है। पॉलीगन में कौन सा वाला पॉलीगन है? ट्रायंगल। पॉलीगन होने की सिर्फ इतनी सी शर्त है कि वो क्लोज्ड होना चाहिए और उसमें साइड्स होने चाहिए। अगर साइड्स नहीं है या फिर वो क्लोज्ड नहीं है तो वो पॉलीगन नहीं है। जैसे कि मैंने एक आइसक्रीम का कोन बनाया, क्या ये पॉलीगन है? नहीं ना, बिकॉज इट इज नॉट मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो कर्व लाइन आ गई ना, ये पॉलीगन नहीं। पांच साइड वाले फिगर को क्या कहते हैं? छह वाले को, सात वाले को, और आठ वाले को। ज्यादा तेज हो रहे हो क्या तुम? हैं? आठ हो गई ना, ज्यादा ही हो गई ये तो। आठ साइड वाले फिगर्स को क्या कहते हैं? ऑक्टागन, नौनागन, डेकागन। ठीक है, 10 साइड वाले फिगर को कहते हैं क्या? दो डेकागन? क्या? क्या कहते हैं? हो सकता है, मैंने नहीं सुना कभी। चलिए जी, तो ये सारे पॉलीगन्स हैं। और ये जो एंगल्स हम प्रॉपर्टी है, हम पॉलीगन के किसी किसी भी पॉलीगन के एंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी भी पॉलीगन में जो इंटीरियर एंगल्स का सम है वो निकालने के लिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। उसका एक फॉर्मूला होता है, अभी भी बता दो, तुम सबने पढ़ रखा है।
बता दो, शर्माओ मत। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन कितना होता है? ए पागल कहीं के। n-2 × 180 कितना होता है जी? एंड व्हाट इज n? नंबर ऑफ साइड्स। तो अगर मैं ट्रायंगल की बात करूंगा तो n की वैल्यू क्या होगी? 3 - 2 1 1 × 180 180। इसीलिए हम कहते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। क्वाड्रिलेटरल में n की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 4 - 2 2 × 180। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? पेंटागन में n की वैल्यू 5 पुट कर दो, 5 - 2 3। 188 3 जा 540। तो पेंटागन के पांचों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? इसी तरीके से आप किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर, ध्यान से सुनना, मैं इंटीरियर की बात कर रहा हूं, किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम निकाला जा सकता है। ठीक है। एक्सटीरियर एंगल का सम कैसे निकालें? पहले ये लिख लो जी, एग्जाम्पल फॉर ट्रायंगल n बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होगा? n - 2 × 180। 3 - 2 × 180 यानी कि 180। ये तुमने पहले नहीं पढ़ रखा क्या? पढ़ रखा है ना? हाँ। फॉर हेक्सागन, हेक्सागन के लिए n कितना होगा? 6। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना हो जाएगा जी? फॉर्मूला है n - 2 × 180, यानी कि 6 - 2 × 180, यानी कि 4 × 180, यानी कि 720 डिग्री। ये इंटीरियर एंगल्स का समय। एक बार ये लिखो पहले, फिर मैं आपको एक्सटीरियर एंगल का भी जुगाड़ बताऊंगा। एक्स, कोई सा भी पॉलीगन। ऑल गुड। अवध बाबू, नंबर वंबर तो बताया नहीं तुमने। है छुट्टी, आज क्यों छुट्टी थी? वो बोर्ड का कोई एग्जाम चल रहा है। बोर्ड का एग्जाम? अच्छा, कंपार्टमेंट वालों का, हाँ। आज कंपार्टमेंट वालों का एग्जाम है। बहुत बच्चे फेल हुए थे इस साल, भर भर के। हमारे पास से कोई नहीं हुआ था जी। आगे बढ़े क्या? यार तुम कितने स्लो ब्रो, जल्दी लिखो भाई। आगे बढ़े, जल्दी करो यार। एक के ऊपर एक जो लाइंस होती है उन्हें कोइंसिडेंट लाइंस कहता है। ओवरलैपिंग लाइंस, ठीक है। चलिए जी। सर एक्सटीरियर एंगल का क्या करें? अगर मैं किसी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स की बात करूं, ये एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, पता है ना आपको, जो ट्रायंगल के बाहर बन रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल में भी होते हैं जी चारों। ये जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम क्या होगा? क्या इनका भी कोई फॉर्मूला होता है? अरे होता तो होगा ही बाबू। नहीं कैसे बोल देते हो तुम लोग? हाँ। कितना होता है? वेरी गुड। पॉलीगन चाहे कोई सा भी हो, कितनी भी साइड्स हो, जब आप उनके एक्सटीरियर एंगल्स को जोड़ोगे तो हमेशा कितना मिलेगा? जब आप उनके एक्सटीरियर एंगल्स को जोड़ोगे ना दोस्त, तो हमेशा एक सर्कल बनेगा। क्या बनेगा? चलिए जी।
नहीं मानते क्या तुम लोग? हाँ, मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम लोग मानते हो। ओके। अब मैं यहाँ पे तीन एक्सटीरियर एंगल्स बनाऊंगा और फिर इनको जोड़ दूंगा। ठीक है। अरे ठीक है, लेकिन कर्व लाइन बनाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं रफली बना रहा हूं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा सर्कल से छोटा बने। हो सकता है कि एक प्रॉपर सर्कल ना बने, बट वी कैन ट्राई। नहीं बनेगा जी, क्योंकि हमने वो प्रॉपर लिया ही नहीं है। अरे क्या हो गया ब्रो? कॉन्ग्रेचुलेशंस, बन गया ना। जब आप किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स को जोड़ोगे तो हमेशा क्या मिलेगा? सर्कल मिलेगा। क्या मिलेगा? और सर्कल कितने का एंगल बनाता है? इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी पॉलीगन हो, एक्स वाई जेड, कोई सा भी पॉलीगन हो दोस्त, जब आप उनके एक्सटीरियर एंगल्स को जोड़ोगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? एक सर्कल मिलेगा। और सर्कल बोले तो 360 डिग्री। सर्कल बोले तो 360 डिग्री। किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। लिख लो, लिख लो। स्टार मार्क डाल के लिख देना। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, ऑफ एनी पॉलीगन लिख देना। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 180 डिग्री। कनक तुम कहाँ से उठ के आई? कहाँ से उठ, तुम यहीं बैठी थी? नहीं, यहीं बैठी थी। 360 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 180 डिग्री। 360, हाँ हाँ। चलिए जी, हो गया। ओके। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं, इधर देखो जी। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो पूरी ज्योमेट्री में नहीं है कोई। सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल करेंगे हम अभी अगले चैप्टर में, उसके अगले चैप्टर में, उसके भी अगले चैप्टर में। अगले 4 चैप्टर ज्योमेट्री के हैं। तो मैं लगेगा हम चारों चैप्टर में सेम ही चीज पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर नहीं आएगा तो दूसरा भी नहीं आएगा, तीसरा भी नहीं आएगा। और वो बासी मारते रहोगे तो फिर और नहीं आएगा। आपको डेली ये चैप्टर ज्योमेट्री के प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी ये चारों चैप्टर कर पाओगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है, मैं बता रहा हूँ। हम तो हर साल देखते हैं ना, 9th के बच्चे लास्ट में बोलते हैं सर ज्योमेट्री नहीं आती, बाकी सब आता है। अरे तो कर क्या लोगे बाकी सबसे? आधी तो ज्योमेट्री है। तो आधी आप अगर वैसे ही छोड़ के चले जाओगे तो बचे हुए आधे में कितने ही नंबर ला पाओगे? ज्योमेट्री को स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है। तो डेली बेसिस पे ज्योमेट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं डेली तुम्हारा काम चेक करूंगा कल से। आज मैं जो भी करवाऊंगा और कल जो भी करवाया वो मैं चेक करूंगा कल और डेली बेसिस पे। ठीक है? चलिए जी। और ज्योमेट्री में मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा, ध्यान रखना। पेयर कॉपी में डेली बेसिस पे काम करते रहिए जी। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर में एक शब्द छुपा है क्या? लाइन छुपा है। क्या छुपा है? तो अगर मैं एक लाइन बनाऊं, अगर मैं एक लाइन बनाऊं और इस पर दो एंगल्स बनाऊं, पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़े। पेयर का मतलब होता है जोड़े। तो एक लाइन पे जो जोड़े एंगल्स बनते हैं ना, एक लाइन पर ये जो दो जोड़े एंगल्स बनते हैं, इन दोनों एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है? क्योंकि लाइन पे बन रहा है तो 180 ही होगा ना जी। तो मान लीजिए कि अगर ये एंगल एक्स है और ये एंगल वाई, तो एक्स प्लस वाई कितना होगा? कितना होगा भैया? तो ऐसे दो एंगल्स जो एक लाइन पर बन रहे हैं, उन दोनों एंगल्स को हम लीनियर पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? और इनका सम हमेशा कितना होता है? अब ये तो बड़ी आसान सी चीज थी, तुम्हें दिख गई। लेकिन तुम्हें ये चीजें फिगर्स में ढूंढनी है। ये चीजें तुम्हें कहाँ ढूंढनी है? फिगर्स में ढूंढनी है। मतलब आपके सामने एक ट्रायंगल आएगा, आपको इंटीरियर एंगल दे दिया उसने 50 डिग्री। बताओ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? हाँ, 180 - 50 डिग्री। अजी यही तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है? एक लाइन के ऊपर बनने वाले दो एंगल्स।
तो एक इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों ही तो एक लाइन पे ही बन रहे हैं, तो इनका सम भी कितना होगा? तो अगर एक 50 है तो दूसरा कितना होगा? 130, 180 माइनस 50 है ना। आपको लीनियर पेयर्स फिगर में ढूंढने हैं। ऐसे खुला हुआ लीनियर पेयर आपके सामने नहीं आएगा, ये देख के तुरंत बता दिया। एक कॉम्प्लेक्स फिगर में आपको लीनियर पेयर्स ढूंढने हैं कि कहां कहां पर लीनियर पेयर का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। चलिए जी, अब देखिए अगर दो एंगल्स बन रहे हैं तो वो लीनियर पेयर होगा। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना मेरे दोस्त कि दो ही एंगल बने। अरे मैं कह रहा हूं दो से ज्यादा भी तो एंगल्स बन सकते हैं। अरे बोलो ना। ये लो, मैंने तीन एंगल्स बना दिए, चार एंगल्स बना दिए। इनका भी सम कितना होगा? लेकिन इसका रीजन क्या लिखेंगे हम? क्या हम लीनियर पेयर लिख सकते हैं? लीनियर पेयर का मतलब तो जोड़ा होता है, मतलब दो ही एंगल। तो अगर दो से ज्यादा है तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सम दोनों का 180 है। एक ही चीज है लेकिन रीजन अलग अलग है मेरे दोस्त। अगर दो एंगल है, पेयर है, तो लीनियर पेयर। और अगर दो से ज्यादा एंगल है तो एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इनका भी सम 180 है, लीनियर पेयर का भी सम 180 है, इनका भी सम 180 है। रीजन दोनों का ध्यान में रखना है आपको। दो है तो रीजन में लीनियर पेयर लिखेंगे, और दो से ज्यादा है तो एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हेडिंग डालिए लीनियर पेयर। The pair of angles formed on a straight line. The pair of angles formed on a straight line is called linear pair. और पहला वाला डायग्राम बना लीजिए जी। The pair of angles formed on a straight line is called linear pair. जी, बिल्कुल डायग्राम बनाना है आपको। पहला वाला बनाना है बस। तीन कहाँ दिख रहा है तुम्हें? अरे यार वो तो मैंने वैसे ही बता दिया था ब्रो। हो गया क्या? चलिए जी, अगला लिखिए एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अगला लिखिए एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। कनक खड़े हो तुम वहां से, पीछे जाओ। तुम दोनों बैठा ही मत करो किसी भी दिन साथ, और पीछे वाले बेंच पे जाओ तुम। ठीक है ना, कल से साथ नहीं बैठना तुम दोनों को। ओके। हाँ, नंबर एक्सचेंज कर लो, घर पे बतियाते रहना फोन पे, वीडियो कॉल पे, यहाँ ये जगह नहीं है। और किसी की दोस्ती पक्की हो रही है क्या? नहीं हो रही ना? हाँ, हो तो बता देना मुझे। आगे लिख लिया एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। लिखिए मोर देन टू एंगल्स फॉर्म ऑन अ स्ट्रेट लाइन। मोर देन टू एंगल्स फॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन। और सेकंड वाला फिगर बना लीजिएगा जी। हो गया क्या? हो गया। ये वाला ब्रो, उसको क्यों देख रहे हो? इसको अनसी कर दो। यार ये मिटेगा भी नहीं ना। आगे बढ़े क्या? अरे आगे बढ़े क्या?
चलिए जी। बताइए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? बताओ बताओ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पागल ही हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बहुत बढ़िया। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट वर्ड का मतलब पता है आपको क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट वर्ड, वो वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है ये, तारीफ करने वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है। क्या? कंप्लीट, वेरी गुड। कॉम्प्लीमेंट मतलब एक ऐसी चीज जो दूसरे को कंप्लीट कर रही है। जैसे एक टीचर को कंप्लीट स्टूडेंट्स करते हैं, तो टीचर एंड स्टूडेंट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री नो। स्टूडेंट ही नहीं है तो टीचर किस काम का? मैं टीचर तब तक ही हूं ना जब तक मेरे पास स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स ही नहीं है तो मैं क्या अकेला पढ़ाता रहूंगा? नहीं ना, मैं टीचर ही नहीं हूँ। स्टूडेंट्स मेक द टीचर कंप्लीट, सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। जब आप पतासी खाने जाते हो तो लास्ट में वो जो पपड़ी मांगते हो वो क्या है? वो कॉम्प्लीमेंट्री है। वो उस पूरे पतासी की जर्नी को कंप्लीट कर रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इज समथिंग विच इज कंप्लीटिंग द अदर थिंग। ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब एक ऐसा एंगल जो दूसरे को कंप्लीट कर रहा है, और कंप्लीट करके कितना बना रहा है? 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री से जुड़ा एक और वर्ड है, दैट इज सप्लीमेंट्री। ये भी उसका हिस्सा है लेकिन ये जुड़ के कितना बना रहा है? लिखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। A pair of angles whose sum is 90 degree. A pair of angles whose sum is 90 degree is called complementary angles. मेरी पीके कर्व किसी के पास है क्या जी? मेरी पीके कर्व किसी के पास है क्या? हाँ। मेरी पीके गर्ग बुक किसी के पास है क्या? नाम ही नहीं सुना क्या तुमने? पीके गर्ग एक रिफ्रेशर है मैथ्स की। मैं उसी से क्वेश्चंस करवा था, किसी के पास है क्या पूछ रहा हूँ, मैंने किसी को दिया है क्या? नहीं दिया। ओके, बात खत्म। भूल जाइए। चलिए जी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 होता है, सप्लीमेंट्री का 180 होता है। अभी मैं लिखवाऊंगा ना। अगला लिखिए सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में नीचे लिख लेना एक्स प्लस वाई बराबर 90। उसके बाद लिखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स। हो गया, एक सेकंड। सप्लीमेंट्री एंगल्स में लिखिए पेयर ऑफ एंगल्स whose sum is 180 डिग्री। पेयर ऑफ एंगल्स whose sum is 180 डिग्री। हो गया क्या ब्रो? चलिए जी। लिख लिया क्या आपने? दे दूं क्या सवाल करने के लिए? जितना पढ़ा है बस उस पर ही सवाल करेंगे हम। सप्लीमेंट्री में नीचे लिख लो एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। आज मैंने आपको पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, लीनियर पेयर एंड एंगल्स, और एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी भी पढ़ाई, बोलो। चलिए लिखिए, एक सवाल लिखिए। बच्चों वाले सवाल कराऊंगा, बिल्कुल नर्सरी क्लास वाले। ठीक है। बच्चे नहीं हो तुम बेटा। लिखिए क्वेश्चन लिखिए। लिख के बैठ जाइएगा चुपचाप से। इफ वन एंगल इज 28 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फर्स्ट एंगल को हम क्या माने? तो सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा? अरे सेकेंड एंगल क्या होगा? इधर देखो क्या लिख रहे हो, छोड़ दो ना। जब मैं बोलने लग जाऊं पुरानी चीजें छोड़ दो, मुझे सुनो।
आपने मुझे सुनने के पैसे दिए, लिखने के नहीं दिए हैं। लिखने का क्या है, फ्री में मुझसे साल भर के नोट्स ले जाओ पिछले साल के बच्चों के। क्यों पैसे पे कर रहे हो उसके लिए? सुनने के पैसे दिए। एक एक शब्द कीमती है। एक एक शब्द की कीमत बता दूंगा, तुम्हारी पॉकेट मनी से ज्यादा है वो। ठीक है। तो मुझे सुनिए बस। सुनना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, मेरा जो भी पूरा एक्सपीरियंस और टैलेंट है वो बोलने का ही है। और अगर आप वही नहीं सुन रहे तो आप क्यों हैं यहाँ पर? लिखने के लिए बिल्कुल नहीं। लिखना पर्पस नहीं होना चाहिए आपका, प्राइमरी पर्पस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सुनना होना चाहिए, समझना होना चाहिए, लिखना चाहे छूट भी जाए, बाद में कॉपी से लिख लेना किसी से लेकर के। ठीक है। सुनने पर ध्यान दीजिए, जैसे मैं बोलने लग जाऊं पेन रुक जानी चाहिए। अपने ब्रेन और हाथ को ऐसे तैयार कीजिए, ट्रेन कीजिए कि मेरी आवाज कानों में गई और हाथ रुक गए। फिर देखो कितना मजा आएगा तुम्हें पढ़ने में। तुम तो दोस्तों यार सर आगे बढ़ गए, मैंने लिखा नहीं, पहले लिख लेते हैं। और मैं तुम्हें देखता हूँ तुम लिख रहे हो, मेरा खून खौलने लग जाता है अंदर से, लेकिन क्या करूं, कुछ कर भी तो नहीं सकता। डांट ही सकता हूँ, और डांटने का एक दिक्कत ये है कि क्लास डिस्टर्ब होती है, जैसे अभी हो रही है। हर बार थोड़ी डांट सकते हैं। तो 10 में से 8 बार तो मैं इग्नोर करता हूँ। कोई बात नहीं, नजरें फेर लेता हूँ, लेकिन मेरा दिमाग वहीं रहता है कि ये लिख क्यों रहा है। इसको क्यों नहीं समझ में आ रहा कि लिखना नहीं है, सुनना है मेरी बात। तो सुनने पर फोकस कीजिए। पहला एंगल अगर मैं एक्स मान रहा हूं तो दूसरा क्या होगा? क्योंकि वो उससे 28 डिग्री कम है। अब बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इनका सम कितना होगा जी? तो x + x - 28 बराबर 2x बराबर 90 + 28। 2x बराबर 118। x बराबर, काम खत्म। 59 ब्रो। तो फर्स्ट एंगल, अब यहीं पे सवाल खत्म नहीं हुआ है जी आपका। फर्स्ट एंगल तो आपके पास कितना आ गया, और सेकेंड एंगल 31 डिग्री। जल्दी कीजिए दोस्त। और छापना मस्त, एक तो छापने वाली जो बीमारी है ना तुम्हारी, बहुत गंदी बीमारी है। खुद से कीजिए और डेली पढ़ने लग जाइए। जो बच्चे इस संडे को रुके थे, अगली संडे को मैं दया नहीं दिखाऊंगा जी। मैंने मेरे सारे प्लान्स कैंसिल कर दिए संडे वाले। प्रिंस बाबू, पढ़ना है मैं ना। हाँ। हो गया। रफ कॉपी में करना है आपको, घर जाके फेयर करना है। जो बच्चे फेयर में करते हैं ना उन सबका इलाज है मेरे पास। ये मत सोचो कि सर ने एक चैप्टर में छोड़ दिया तो सब में छोड़ देंगे। सर बहुत बदमाश है, तुमसे ज्यादा बदमाश है सर। तभी तुम लोग मेरे कंट्रोल में हो। अगर सर शरीफ हो जाए ना, तुम लोग मुझे नचाने लग जाओ, जैसे अपने घर वालों को नचाते हो ना, अपने इशारों पे। शरीफ बनना इज नॉट अ गुड थिंग। नहीं, बिल्कुल मत रहो। मैं कभी नहीं कहता आप शरीफ बन के रहो, मैं क्यों कहूंगा? और उसका फायदा कुछ भी नहीं है। तुम अकेले शरीफ रहोगे, पूरी दुनिया बदमाश है, तो तुम्हारा तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा फिर। शरीफ बनना तो कभी बनना ही नहीं है, क्यों बनना है शरीफ? वहां शरीफ बनो ना जहाँ सब शरीफ हैं। आप खुद को शरीफ बना सकते हो, पूरी दुनिया को बना सकते हो क्या? हमेशा चालू चतुर चंट रहो दिमाग से, कि कोई आपका यूज ना कर सके किसी भी तरीके से। कोई आपका ब्रेन वॉश ना कर सके किसी भी तरीके से। यू शुड हैव योर पॉइंट ऑफ व्यूज। और जब तक उस पॉइंट ऑफ व्यूज को एक अच्छे लॉजिक से क्रॉस नहीं किया जाए, तब तक आप उस बात को मानो मत। चाहे कोई भी हो, चाहे मैं भी क्यों ना हूं, चाहे आपके स्कूल के टीचर भी क्यों ना है, चाहे आपके रिलेटिव्स भी क्यों क्यों ना हो, जब तक आपके पॉइंट ऑफ व्यूज को लॉजिक से क्रॉस ना किया जाए, डोंट एक्सेप्ट इट एज अ ट्रुथ। ठीक है। पेरेंट्स के साथ ऐसा मत करने लग जाना कि पेरेंट्स लॉजिक पे बिलीव नहीं करते। पेरेंट्स के पास हथियार है, वो वायलेंट हो जाएंगे। उनके सामने नहीं, उनकी बातों को मान लो, क्योंकि उनकी बातें हो सकता है गलत हो, लेकिन उनका पर्पस कभी भी गलत नहीं होता। हो सकता है वो तुम्हें उनकी कोई बात समझ में ना आए, लेकिन उन बात के पीछे जो रीजन है वो हमेशा सही होता है। लेकिन पेरेंट्स, माँ और बाप के अलावा और किसी की भी बातों में मत आओ। और किसी की भी बात सुन के सच मत मान लो एक बार में। चाहे वो मैं भी क्यों ना हूं, चाहे तुम्हारे स्कूल के टीचर ही क्यों ना हो, चाहे वो एज में तुमसे कितने ही बड़े हो। वो जमाना गया कि बड़े हैं तो इज्जत कीजिए। गया वो जमाना। अगर उस बड़े ने आपके लिए कुछ बेटर नहीं किया है इन हिज और हर लाइफ टाइम, व्हाई वी शुड रेस्पेक्ट देम? और रेस्पेक्ट का मतलब ये थोड़ी है कि हम चलते फिरते चाटे मार रहे हैं।
ऐसा थोड़ी है। आप एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट की उम्मीद मत कीजिए ना, हम आपकी डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, बट यू डू नॉट एक्सपेक्ट कि मैं आपकी एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट करूं बिकॉज यू आर एल्डर देन मी। ये ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, है ना। तो सिर्फ माँ और बाप के लिए अपना प्रीमियम रेस्पेक्ट सब कुछ जितना है, वो सिर्फ माँ बाप के लिए। उसके अलावा दुनिया में जितने भी लोग हैं, डजेंट मैटर वो आपसे एज में बड़े हैं, मैं ये नहीं कह रहा उनसे बदतमीजी करो, तू तड़ाके से बात करो, ये भी नहीं कह रहा मैं। लेकिन इफ दे आर आस्किंग कि आप उनकी जबरदस्ती रिस्पेक्ट करो, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। और उनकी हर बात मान लो, ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है। आप सुन लो, ठीक है, इग्नोर कर दो, लेकिन ना उनसे डिबेट में फंसना है, ना ही उनसे बदतमीजी करनी है, और ना ही हर बात एक्सेप्ट कर लेनी है इसलिए क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। गए वो जमाने। जितने भी क्रिमिनल्स है वो तुमसे बड़े ही है ना एज में, है ना। तो बड़ा होना आपके समझदार होने का कोई सबूत नहीं है। जनरली हमारे रिलेटिव जो हमसे बड़े उन्हें ये लगता है कि हम बड़े हैं, हमें एक्सपीरियंस है। ऐसा थोड़ी है। तो फिर आप अपने इस बड़े वाली की बात मान रहे हो क्या? आप भी तो फिर अपने बड़े वालों की सारी बात मानो, लेकिन आप उनकी तो नहीं मान रहे। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम आपकी माने। तो कोई भी टीचर, मैं बहुत सारे टीचरों को भी देखता हूँ, दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन में टीचर बने, उनका कोई मन नहीं था टीचर बनने का, क्योंकि कुछ नहीं कर पाए तो टीचर बन गए। बहुत से टीचर्स ऐसे हैं तुम्हारे आसपास स्कूल में, बहुत से कुछ नहीं कर पाए तो टीचर बन गए, क्योंकि टीचर बनना सबसे आसान है। तो ना वो बहुत अच्छा अर्न कर पा रहे, तो और ना ही वो अपने मन से काम कर पा रहे हैं। तो उनका ये रहता है कि यार हम टीचर हैं, हमें रिस्पेक्ट चाहिए, और वो बड़ा कोशिश करते हैं कि बच्चे उनकी अननेसेसरी रिस्पेक्ट करें, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। और तुम तो बिल्कुल भी मत करना। अगर कोई तुम्हारे लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा, जितनी उसकी ड्यूटी है उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा, तब तक आपको अननेसेसरी किसी को भी रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई है जो अपनी ड्यूटी के अलावा भी तुम्हारी हेल्प कर रहा है, जितनी उसकी ड्यूटी है उसके अलावा भी तुम्हारे लिए तुम्हारी हेल्प कर रहा है, तुम्हारे लिए खड़ा है, रेस्पेक्ट देम। वो कोई भी हो सकता है, तुम्हारा कोई फ्रेंड हो सकता है, तुम्हारे चाचा चाची हो सकते हैं, मौसा मौसी हो सकते हैं, बड़े छोटे भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जितनी उसकी ड्यूटी है उतना तो वो करेगा। उसके अलावा अगर ही और शी इज देयर फॉर यू एनी टाइम, रेस्पेक्ट देम। वो डिजर्व करते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आपसे एज में बड़े हो या छोटे हो, आप उनकी रेस्पेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ बड़ा होना रिस्पेक्ट पाने की कोई सर्टिफिकेट नहीं देता आपको कि सिर्फ आप बड़े हैं और हम आपकी पूजा करें, आरती करें। इट इज दिस इज नॉट नेसेसरी एनी टाइम। ठीक है, याद रखना है मेरी बातें जी। आप हर बार अगर हर किसी की रेस्पेक्ट करने लग जाओगे ना, तो तुम्हें कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा, कोई भी। क्या? पागल नहीं समझते, फिर वो उनका ब्रेन पे एक इमेजिनरी कंट्रोल हो जाता है। अगर आप किसी के लिए अननेसेसरी रिस्पेक्ट शो करते हो ना कहीं वो आपका एक डिवोशन है उसकी तरफ। और जब आप डिवोटेड हो उसकी तरफ, तो आप उसकी बात सुनने से पहले अपना दिमाग साइड में रख दोगे, बिकॉज यू आर डिवोटेड टू समवन। और आप अपने दिमाग की साइड में रख दिया तो फिर वो जो भी बोलेगा ना आपको अच्छा लगेगा, आपका मन करेगा और आप मान लोगे ये बात, जो मैं नहीं चाहता। इसीलिए मैं कहता हूँ अननेसेसरी रेस्पेक्ट मत करो। हाँ, आप डिसरेस्पेक्ट भी मत करो, लेकिन रेस्पेक्ट भी अननेसेसरी मत करो किसी के लिए। बहुत ज्यादा डिवोटी होने की कोई जरूरत नहीं है, अपना दिमाग है तुम्हारे पास, यूज करो। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो इग्नोर कर देना। आपको घर से बोला गया बेटा जाके सर्फ एक्सेल ले आओ दुकान से। आप दुकान पे गए, दुकान वाले ने बोला अरे क्या सर्फ एक्सेल लेके जा रहे हो, रिन लेके जाओ उससे बढ़िया है। आप रिन लेकर के आ गए। आप सोच रहे हो यार दुकान वाला कितना बढ़िया है, मुझे अच्छा सजेस्ट कर रहा है वो। उसके पास सर्फ एक्सेल थी नहीं। अगर वो मना कर देता तो शायद आप दुकान से चले जाते। लेकिन उसने मना नहीं किया, उसने क्या किया, आपके ब्रेन के साथ खेला। और आपने खेलने दिया, क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगा यार वो मुझसे एज में बड़ा है, तो मेरे लिए अच्छा ही बोलेगा। आप समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एवरी टाइम अ पर्सन हु इज एल्डर देन यू इज नॉट थिंकिंग गुड अबाउट यू। वो जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए अच्छा ही सोच रहा है ना। और अगर आप अननेसेसरी रिस्पेक्ट शो करोगे, डिवोशन शो करोगे, तो वो हो सकता है कि आपके ब्रेन के साथ खेल जाए, और ऐसा हमें होने नहीं देना है। इसीलिए मैं कहता हूँ शरीफ मत बनो, चालू चतुर चंट रहो 24/7, ताकि कोई आपके दिमाग का गलत इस्तेमाल ना कर सके। आपके पास आपका अपना दिमाग है, सुनो सबकी, करो अपने माँ बाप की जो वो बोले। अपनी नहीं, तुम्हारे पास दिमाग है कितना है, माँ बाप की सुनो। माँ बाप जो कह रहे हैं वो करो। वो आज तुम्हें हो सकता है गलत लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में है ना वो अच्छा ही निकलता है। मैं कितना ही समझ मैं अच्छा, मैं मेरी बात करता हूँ, मैं फुल इंडिपेंडेंट, मैं बहुत अच्छा, मेरे फाइनेंशियल्स हैं,
मैं बहुत अच्छा फैमिली में हूँ, मैं बहुत अच्छा भाई हूँ, मैं बहुत अच्छा बेटा हूँ, मैं बहुत अच्छा सब कुछ, मैं बहुत अच्छा हूँ मैं। लेकिन फिर भी मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं मेरी माँ बाप से ऊंची आवाज में बात कर पाऊँ, या किसी ऐसी चीज पे मतलब एक आर्ग्यूमेंट कर लूं अपने माँ बाप से किसी भी चीज पे, चाहे वो सही हो या गलत। क्योंकि इतने लंबे समय में मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है कि हो सकता है कि मेरी माँ आज गलत बोल रही है, लेकिन लंबे समय में मुझे पता चलता है यार वो बात तो सही थी। और उस दिन मुझे इसलिए गलत लग रहा था क्योंकि मैं बचपने में था, इसीलिए अब मैं आर्गुमेंट करता ही नहीं, मैं सुन लेता हूँ। हो सकता है मम्मी भी गलत हो, ऐसा नहीं है कि कोई भगवान है हर बार ही सही होगा, हो सकता है गलत, लेकिन आर्गुमेंट क्यों करना? आर्गुमेंट करके तो आपने खुद को नीचा कर लिया। आर्गुमेंट करते ही आप नीचे हो जाते हो और वो बड़े हो जाते हैं। समझ रहे हो? आप उनकी बातें सुन करके अप्लाई कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं है तो कर लो। नहीं कर सकते, जब वो आर्गुमेंट खत्म हो जाए, जब उन्होंने कहा, बाद में जाकर के उनसे डिस्कशन करो। आप बताओ कि आप उस बात से एग्री क्यों नहीं हो, आप अपना पॉइंट रखो। उसी टाइम मत रखो, उसी टाइम रखते हैं तो आवाजें ऊंची होने लग जाती, आर्गुमेंट होने लग जाता है, झगड़ा होने लग जाता है। और उस गुस्से में हम फिर वो भी बोल जाते हैं जो हमें शायद नहीं बोलना चाहिए था, हमें बाद में रिग्रेट भी होगा वो बोलने का, लेकिन हम तो बोल चुके ना। इसीलिए ऐसे किसी भी हीटेड आर्गुमेंट से बहुत दूर रहो। अगर वो हीटेड आर्गुमेंट अपनों के साथ है, हमारे पेरेंट्स के साथ है, या किसी ऐसे आदमी के साथ है जो हमारे लिए एक्स्ट्रा करना चाह रहा है, जो अपना फायदा देखे बिना आपके लिए कर रहा है, ऐसे किसी भी आदमी से हीटेड आर्गुमेंट से बचो। क्योंकि उस हीटेड आर्गुमेंट में आप कुछ ऐसा बोल दोगे जो जरूरी नहीं था, जो सही नहीं था, और उसका इम्पैक्ट फिर बहुत लंबे समय तक रहता है, स्पेशली विथ योर पेरेंट्स। क्योंकि वो सेल्फलेसली तुम्हारे लिए लगे हुए हैं, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, 24/7, एवरी डेज ऑफ देयर लाइफ दे आर थिंकिंग अबाउट यू, एंड दिस इज वेरी ट्रू। हर एक सेकंड वो तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, तुम्हें नहीं पता लेकिन वो सोच रहे हैं। तभी उन्हें डेली काम करना पड़ रहा है, और बहुत सी प्रॉब्लम्स को, मैं कह रहा हूं तुम किसी के लिए 10 मिनट वेट नहीं कर सकते। मैं बोलूँ ना वहां जाके खड़े हो जाओ, 10 मिनट बाद कोई आएगा, तुम मुझसे 50 सवाल पूछ लोगे, सर कौन आएगा, सर क्यों आएगा, सर क्या है, क्यों है, क्यों खड़ा कर रखा है, मैं बेवकूफ हो गया, पागल हूं क्या? बहुत से पेरेंट्स इस पार्क में टहल रहे हैं इसलिए कि उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ सके 1-1.5 घंटे। बहुत से पेरेंट्स आसपास गाड़ी लगा करके गाड़ी में बैठे हैं ताकि उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ सके। क्यों? ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ लिख लोगे तो उनका बहुत बड़ा वो कुछ कर दोगे, उनका बुढ़ापा संवार दोगे, इतना तो वो सोचते ही नहीं है, कोई पेरेंट्स नहीं सोचता आज के टाइम में। पहले सोचते थे, अब नहीं सोचते। सारे पेरेंट्स के पास बढ़िया फंड है कि वो अपने बुढ़ापे का जुगाड़ कर सकते हैं। अगर वो अभी कुछ कर रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम्हें अगर कभी किसी चीज की जरूरत पड़े ना, तो फिर वो वहां पे ऐसा ना हो कि उनके पास वो चीज हो ना और वो तुम्हें दिला ना पाए। आगे जाके तुम्हारे एजुकेशन का खर्चा है, तुम्हारे शादी का खर्चा है, कभी बिजनेस करोगे तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो हर माँ बाप ये सोचता है यार कि मेरा बच्चा जब मुझसे मांगे ना, तो ऐसा ना हो कि मेरे पास वो चीज ना हो, इसीलिए वो लगे पड़े हैं और हमेशा लगे पड़े रहते हैं। और ये तो मैं तुम्हें एक फैक्टर बता रहा हूँ फाइनेंसिस का। इमोशनली कितना डिवोटी है वो तुम्हारे लिए। इसीलिए पेरेंट्स से हीटेड आर्गुमेंट करने का मतलब है कि आप उनके डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। आपका पर्पस भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लोग गंदे हो इसलिए अपने माँ बाप से लड़ रहे हो। तुम लोग इतना सोच ही नहीं रहे जितना मैं तुम्हें चाह रहा हूं कि तुम सोचो। तुम बचपने में लड़ लेते हो, लेकिन जरूरी नहीं है लड़ना, चिल्लाना भी जरूरी नहीं है। आप अगर अपने घर में चिल्ला रहे हो ना, पड़ोसियों के सामने अपने घर की बेइज्जती कर रहे हो। पड़ोसी को ये लग रहा है यार कैसे बच्चे अपने माँ बाप से चिल्ला रहे हैं, चाहे वो खुद भी चिल्ला रहे होंगे अपने माँ बाप पे, लेकिन आपको वो जज कर लेंगे। आपके माँ बाप को जज कर लेंगे कि यार ये कैसे हैं, ये अपने बच्चों से मत किया करो ये चीजें। बहुत दूर से देखोगे ना, बहुत गंदा लगेगा यार कि हम क्यों कर रहे हैं। बहुत ही गुस्सा आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, वहां से उठ के चले जाओ, छत पे चले जाओ, नीचे चले जाओ, टीवी देखने चले जाओ, मोमोज खाने चले जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन वो वहां से हट जाओ बस। वापस आओगे तब तक सब खत्म। इतना ही होता है गुस्सा, 2-3 मिनट का ही होता है बस, उसके बाद तो सब समझ में आ जाता है कौन सही था कौन गलत था। ठीक है? ऐसे किसी भी चीज में आर्गुमेंट मत करो, और हीटेड आर्गुमेंट तो बिल्कुल भी नहीं। हीटेड आर्गुमेंट की जाती है अपने एज वाले लोगों से। आप अपने भाई बहनों से करो, मैं मना नहीं कर रहा। आप अपने फ्रेंड से करो, मैं मना नहीं कर रहा। जब बड़े हो जाओगे अपने सिबलिंग से, अपने हस्बैंड वाइफ से करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन दोज हु आर यंगर देन यू एंड दोज हु आर एल्डर देन यू, उनसे हीटेड आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर एक्सेप्टिंग देयर एस्पेक्ट्स, ठीक है, नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो तो भी ठीक है, हीटेड आर्गुमेंट से बचो। ठीक है? हीटेड आर्गुमेंट आपके इम्पेशेंट होने का सबूत है कि आप बहुत कम पेशेंट हो, आप में पेशेंस है ही नहीं, और इसीलिए आप चिल्ला देते हो, आप बोल देते हो।
और वो भी उनके सामने जहां आपको पता है कि आगे से कुछ आएगा नहीं, ना तेज आवाज आएगी ना ही कुछ और आएगा, है ना। अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है हीटेड आर्गुमेंट करना, तो मुझसे करके देख लो किसी दिन। आएगा भी क्या तुम्हारे दिमाग में दूर दूर तक भी कि मैं सूरज सर से चिल्ला के बात कर लूं? कभी आया भी नहीं होगा आज तक। और 2 साल अगर मेरे पास हो तो 2 साल में नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। लेकिन वो माँ बाप के सामने तो आ रहा है, और हफ्ते में 1-2 बार तो आ ही जाता है। तुम्हें पता है ना कि सामने से कुछ नहीं आने वाला, क्या ही आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा वो भी चिल्ला देंगी, मैं भी चिल्ला रहा हूँ, बस। तो कर लो, क्या जा रहा है। आप मुझसे तो नहीं कर रहे, स्कूल में अपने टीचर से तो नहीं कर रहे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि वो वीक, वो कमजोर है, जिससे तुम लड़ रहे हो वो कमजोर है। वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, क्या कर लेगी, इसीलिए आप लड़ पाते हो। नहीं लड़ना, ठीक है। आगे लिखिए जी, क्या लिखा हो गया, आगे लिखिए। इफ एन एंगल इज, अगला सवाल, इफ एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन इट्स सप्लीमेंट, इफ एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन इट्स सप्लीमेंट फाइंड द एंगल्स। चलिए जी जल्दी कीजिए, कर लोगे ना खुद से, जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो, गुड आफ्टरनून। कौन सी क्लास है? ओके सर, कोचिंग में तो हमारे ट्यूशन से बातचीत नहीं है, कॉमर्स ही है बस। मैं आपको होम ट्यूशन प्रोवाइड करवा सकता हूँ, वो हमारे पास आते रहते हैं। उसमें अभी आपको सिर्फ अपनी डिटेल व्हाट्सअप करनी होती है, उसके बाद जो भी ट्यूशन हमारे पास आएंगे वो हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे। दोनों ही आते हैं सर, ऑनलाइन बहुत कम आता है, ऑफलाइन ही आता है ज़्यादातर। भेज दीजिए आप डिटेल्स है। क्या है आंसर? 75 और, बहुत बढ़िया, बहुत तेज हो रहे हो ना, ये बहुत ज्यादा तेज हो गए ना। लिखो अगला सवाल। इफ एन एंगल इज, इफ एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन, इफ एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, इफ एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड द एंगल्स। ये करो, नहीं नहीं ये करो ना, करो तो। इफ एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड द एंगल्स। कर लो, इजी, इतना भी हार्ड नहीं है यार, मैं तो ऐसे डरा रहा हूँ बच्चों, इजी है। बर्थडे कब है तुम्हारा? 3 जून को चला गया? कोई चॉकलेट नहीं, कोई कुछ नहीं, व्हाट इज दिस? किधर थे? फिर ठीक। क्या है आंसर? फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल मांगो ना, मानो ना जी। क्या हो गया ब्रो? 40 और, बहुत बढ़िया। और किसका है 40 और 50? आज ये देखिए, फर्स्ट एंगल क्या है, सेकंड एंगल क्या बोला गया, ध्यान से सुनो। 30 मोर देन यानी 30 प्लस हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट तो यही है ना, हाफ ऑफ एक्स। अब इनको जोड़ दो, इनका सम कितना होना चाहिए जी? x प्लस एक्स बाई टू बराबर 60। 30 उधर जाके माइनस हो गया,
एलसीएम लेने का सबसे सस्ता तरीका मैंने आपको क्या बताया है? अरे एलसीएम कैसे लेते हैं? नीचे वालों को मल्टीप्लाई ऊपर वालों को बराबर 60। 3x/2 बराबर 60। x बराबर 60 × 2/3। x कितना आ गया भैया? अरे बोलो। हाँ, फर्स्ट एंगल 40 आ गया। दूसरा क्या था? 30 + x/2। 30 + 40/2। 30 + 20, यानी कि ओके। यही आया है क्या जी आंसर? ओके जी। छाप लो, कर ही दिया, अब छाप लो। ये नहीं खुद से कर लें। विदिति, संडेज और भी हैं अभी, है ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़े क्या? प्रिंस बाबू, हम चाहते हैं तुम्हारी फोटो लगाएं हम वहां पे, कि हमारे पास आने से पहले इतनी परसेंट और हमारे पास आने के बाद इतनी परसेंट। हाँ, अभी क्यों? अभी कुछ आए ही नहीं तुम्हारे रिजल्ट। नाइन्थ में ऐसे बढ़िया रिजल्ट लाओ कि हम बता सकें कि ये वही बच्चा है जो फेल हुआ करता था लेकिन आज टॉप करता है। हाँ, बाहर 2 साल के, 3 साल के बस। 21 22, 22 23, 23 24 बस। क्या? नाइन्थ वालों की वैसे तो नहीं लगाते, लेकिन आप अगर कुछ चमत्कारी ही काम कर दोगे तो लगा देंगे। अब 90 से 95 लाना चमत्कार नहीं। चमत्कार है 40 से 70 लाना। समझ रहे हो? चमत्कार है 50 से 80 लाना। 90 वाले को बहुत अच्छे से पता है 95 कैसे आ जाएगी। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है उसको। 85 वाले को भी पता है 90 कैसे आ जाएगा। 40 वाले को नहीं पता कि 45 भी कैसे लाएं। लेकिन अगर वो 60 या 70 लेके आता है तो ये एक चमत्कार है। और ऐसा चमत्कार हर साल होता है यहाँ पे जी। मैं आपको ऐसे बहुत से बच्चों से मिला सकता हूँ जो, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे कोई मंत्र फूके जाते हैं और बच्चे पढ़ लेते हैं, ऐसा कभी नहीं बोलता मैं। और ऐसा कोई बोल भी नहीं सकता, ऐसा कोई कर भी नहीं सकता। लेकिन अगर बच्चा चाहे तो ये चीज पॉसिबल है, मैं बस ये कह रहा हूँ। और उस चीज को पॉसिबल बनाने में हमारा भी योगदान होता है और बच्चे का सबसे ज्यादा योगदान होता है। ऐसे ऐसे बच्चे मिला दूंगा आपको। एक शबीना, एक स्टूडेंट, आप जाते हुए देखना, उसकी फोटो भी लगा रखी है मैंने। नाइन्थ में शी वॉज फेल इन मैथ्स एंड साइंस। और ताइक्वांडो में वो नेशनल प्लेयर है, नेशनल प्लेयर नहीं सॉरी, इंटरनेशनल प्लेयर है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है ताइक्वांडो में। और उसकी क्लास का टाइम 3:30 से 5 हमारे पास थी। फिर 5 बजे वो भाग के घर जाती थी, तैयार होती थी ताइक्वांडो का वो ड्रेस व्रेस पहन के, फिर 5:30 स्टेडियम जाती थी। 1.5 2 घंटे अपनी तैयारी करती थी, फिर वो घर आकर के और फिर पढ़ती थी। 9 तक वो फेल है मैथ साइंस में। पहले क्या है, फेल होने पे रोकते नहीं थे, कर देते थे पास। तो अब जनरली तो उसके दिमाग में ये है ना कि मैं तो फेल हूँ, मैं क्या ही कर लूंगी ज्यादा से ज्यादा, पास हो जाऊंगी। उसके लिए तो पास होना भी एक अचीवमेंट है ना? लेकिन उसके दिमाग में आ गई चीज कि मेरे को सिर्फ पास नहीं होना, मेरे को इतिहास रचना है। उस टाइम पे 2 बार में टर्म 1 टर्म 2 एग्जाम हुए थे टेंथ के। टर्म 1 में उसके 90% नंबर आ गए। 90%। वो बच्चा जो मैथ्स और साइंस में फेल है नाइन्थ में, हम उससे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा पास हो जाएगा, फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा। लेकिन वो 90% ला रहा है, और सिर्फ 6 महीने में, क्योंकि टर्म 1 उनके दिसंबर में ही हो गए थे कोविड के टाइम पे। तो फिर हमें इन बच्चों से एक इंस्पिरेशन मिलती है और हम दूसरे बच्चों को बताते हैं इनके बारे में। विनीत एक स्टूडेंट है, वो आया था मेरे पास 8th क्लास पास करके। 43% रिजल्ट आता था उसका। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी कि मैं 43% तो बहुत है, पास तो हो गए। और नाइन्थ में उसकी कोई 73% के आसपास बनी थी। हमने नाइन्थ में उसकी फोटो नहीं लगाई थी। नाइन्थ में उसकी 73% के आसपास फोटो बनी, परसेंटेज आई। अब एक बार अगर आप 43 पे थे ना, तो आप बड़े कंफर्ट जोन में हो कि 43 है तो 45 आ गया, कभी 40 आ गया, कभी 48 आ गया, खुश हो आप। आपने कभी सोचा ही नहीं ना कि आप उस बेंचमार्क को भी टच कर सकते हो। लेकिन एक बार कर लिया ना, तो फिर अब आप अपनी इज्जत बचाने के लिए पढ़ते हो। उसके नाइन्थ में 73 आ गई ना,
तो अब उसका टारगेट वो 43 तो भूल ही गया ना, उसके दिमाग से निकल गया कि 43 भी कभी मेरे आया करते थे। अब वो 10th में पढ़ रहा है उस 73 को क्रॉस करने के लिए, तुम्हारी 73 क्रॉस होनी चाहिए। और अगर 73 से 70 भी आ गया ना, तो उसके लिए वो रिजल्ट बुरा है। वो परेशान हो जाएगी, मेरे सर 70% आ गई। जो 43 पे बहुत खुश हुआ करता था, नाचा करता था, आज उसको 70 पे भी दुख हो रहा है कि यार मेरे 70 क्यों आ गई, मैं तो 73 का बच्चा था। ये होता है एक अच्छे रिजल्ट का इम्पैक्ट। और हम चाहते हैं कि बस एक बार अच्छा रिजल्ट लिया हो आप, बाकी तो तुम खुद ही पढ़ते रहोगे। मेरी हेडेक कम हो जाती है। उसके बाद तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हें पढ़ना क्यों है और कैसे पढ़ते हैं। फिर आप हमेशा पढ़ने लग जाते हो। ऐसे बहुत से बच्चे, मैं किस किस का नाम लूं, पूरी क्लास खत्म हो जाएगी। और एक अगले एक हफ्ते की क्लास में भी मैं तुम्हें बताता रहूं ऐसे बच्चों के बारे में, तो भी शायद कम पड़ जाए। लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे हमारे पास है जिन्होंने चमत्कार किया है। सुमित एक स्टूडेंट है, सुमित गुलेरिया, जाना भी, उसकी भी फोटो लगा रखी है। बहुत एवरेज सा बच्चा, वही 42-43% वाला बच्चा। वो जब स्कूल की छुट्टियां होती थी ना, वो दो दो बार आता था मेरे पास पढ़ने के लिए। मतलब तब कोविड था तो हम ज्यादा ऑनलाइन क्लास लिया करते थे कि एक तो शाम को क्लास होती थी, सुबह में ऑनलाइन पढ़ा दिया करता था बच्चों को। तो वो सुबह भी आता था मेरे पास कि आप ऑनलाइन पढ़ा ही रहे हो ना, मैं बस पीछे बैठ जाऊंगा और देखता रहूंगा। फिर वो शाम को भी आता था। बोलोगे सर कौन सी बड़ी बात है, 2 बार तो हम भी आ जाएंगे। वो आता था 11 किलोमीटर दूर से, और साइकिल से। साइकिल चला के 11 किलोमीटर आता था, 1 घंटे की क्लास लेता था, फिर चला जाता था। तब लाइब्रेरी भी नहीं थी कि हम लाइब्रेरी में बैठा ले उसको। फिर शाम को 11 किलोमीटर आता था, 11 किलोमीटर जाता था। ये डिवोशन है बच्चों के अंदर, जब वो आ जाती है ना कि मेरे को करना है, अपने आप रास्ते निकलने लग जाते हैं। और फिर जब उसके 10th में 80% बनी, तो अब उसका स्टैंडर्ड सेट हो गया कि मेरे को तो 80 ही बनानी है। 12th क्लास में उसको, ना तो उसको घर वालों ने बोला ना मैंने बोला, किसी ने नहीं बोला। 12th में भी वो 80% लेकर के आया, वो भी पीसीएम के साथ। वो बच्चा जो 9th में 43% पे है, क्या तुम सोच सकते हो कि वो 10th के बाद पीसीएम लेगा? उसने लिया पीसीएम, और पीसीएम में 80% ला करके दिखाया उसने। क्योंकि उसने वो बेंचमार्क सेट टच कर लिया ना कि मैं तो 80% वाला बच्चा हूँ, और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। तो खुद ही उसने लाइब्रेरी ज्वाइन की, कोई कोचिंग नहीं, कुछ भी नहीं, खुद से 80% लेकर के आ गया। तो हम भी यही साथ चाहते हैं कि अपने पोटेंशियल को अनलीश करो, पहचानो कि तुम हो गया। हर एक बच्चा कुछ भी कर सकता है, इम्पॉसिबल भी कर सकता है। लेकिन हम सोचते नहीं है, हमें लगता है कि हम तो इसी यही है बस, यही हमारी रीच है। ऐसा नहीं। अगला सवाल लिखिए। इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल is 2/3, if the supplement of an angle is 2/3 of itself, find the angles. 2/3 of itself, find the angles. अगला सवाल लिखिए। लिखो तो सही। इफ द एंगल्स 2x - 10 and x - 5, 2x - 10 and x - 5 are complementary angles, find x. अगला सवाल लिखिए। Two supplementary angles are in ratio 4:5. Two supplementary angles are in ratio 4:5. Find the angles. हो गया। 4:5, फाइंड द एंगल्स। ये तीनों काम, और आज मैंने जो भी लिखा हुआ है वो कल मैं आपकी फेयर कॉपी में चेक करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। टाटा बाय बाय। ये बात क्यों नहीं आ रही तुम 2 दिनों से? क्यों नहीं आ रही थी 2 दिनों से? पेन की वजह से। तो ऑनलाइन क्लास भी नहीं ले रही थी क्या? हार्दिक,
मंडे ट्यूसडे को तो इंग्लिश की क्लास होती है ना। वेडनेसडे थर्सडे को हिंदी की क्लास होती है। और फ्राइडे सैटरडे को एसएसटी की क्लास होती है, उस 30 मिनट वाली क्लास में। जो 1 आवर की क्लास है, इसमें हम मैथ साइंस करते हैं डेली। अभी साइंस चल रहा है, मैथ चल रहा है, तो मैथ से चलेगा जब तक मैथ्स खत्म नहीं हो जाता ये चैप्टर। फिर हम साइंस का चैप्टर शुरू करेंगे तो साइंस करेंगे, फिर मैथ्स, फिर साइंस, ऐसे चलता रहता है। मेरे हिंदी है तो मैं हिंदी में। हाँ, हिंदी वाले दिन तुम 30 मिनट लेट आ सकते हो, ठीक है, 4:30 आ सकते हो, ठीक है।